कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। 2024 विधानसभा जो आने वाला चुनाव है, मैंने माननीय शरद पवार साहब से, जयंत पाटिल साहब से और सुप्रिया सुले जी जो एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्याध्यक्ष है, उनसे मुलाकात की। मैं आरपीआई में हूँ अभी तक। उनको बोला अगर आप मुझे 2024 विधानसभा का टिकट अगर देते हैं आप लोग, तो मुझे आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट है। और उन्होंने मुझे अच्छी इज्जत दी। जल्दी से जल्दी आने वाले कुछ दिनों में मेरा शायद प्रवेश भी हो सकता है। और लगभग उल्लासनगर में जो धड़पशाही का राजकारण जो चल रहा था, उसके खिलाफ माननीय शरद पवार साहब ने मुझे चॉइस किया है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, मैं राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार साहब से टिकट मांग रहा हूँ, जो महाविकास आघाड़ी का घटक दल है। और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षा है कि वहाँ से मुझे टिकट दिया जाएगा या मिलेगा। मालूम जी, कुछ दिन पहला कलानी पदाधिकारियों का एक गोवा में बैठक रखी थी। उस बैठक के दौरान पार्टी मतलब पवार पर पार्टी के जो प्रवक्ता है जितेंद्र रावत भी आए थे। उन्होंने कहा कि हम कलानी को टिकट देंगे। तो क्या लगता है, मतलब आपको मिलेगा या कलानी को मिलेगा टिकट? आपको जहाँ तक उल्लासनगर के आप पत्रकार हैं, राजनीति है, तो आपके गोवा में ओमी कालानी को आगे करके कालानी परिवार ने बताया कि ओमी कालानी को टिकट चाहिए। लेकिन ओमी कालानी किसी भी की पार्टी में नहीं है। वो उनका खुद का एक छोटा सा क्लब मेंबर, ऐसा टीओ के क्लब चला रहे, उसके वो अध्यक्ष है। रह गई पंचम कालानी की बात, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की अध्यक्षता थी। जब भी दोनों राष्ट्रवादी अलग हुई, तभी से आज तक उन्होंने कोई भी शरद चंद्र पवार साहब के पार्टी के फेवर में कोई कार्यक्रम नहीं किया। ज़्यादातर आपको देखा होगा, आने वाले लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वहाँ पे उन्होंने भी पूरे शरद पवार साहब महाविकास आघाड़ी के साथ था, लेकिन उल्लासनगर में पंचम कालानी श्रीकांत शिंदे के, अगर वो बोलते हम पवार साहब के साथ है, तो श्रीकांत शिंदे जी का ये लेके घूम रहे थे, मफलर लेके घूम रहे थे। पप्पू कालानी भी वैसे ही थे और ओमी कालानी भी दोस्ती का गठबंधन निभा रहे थे। तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी का काम नहीं किया। मैं तो वो पार्टी में महाविकास आघाड़ी के साथ में था ही नहीं, क्योंकि मेरा पार्टी अलग है जो महायुति के साथ थी। मैंने महायुति का काम किया, आपने सबने देखा है। उन्होंने जो वहाँ पे किया है, जैसा ओमी कालानी राष्ट्रवादी के पास टिकट मांग रहे, कोई पार्टी में नहीं हो, वैसा मैं भी आरपीआई से राष्ट्रवादी का टिकट मांग रहा हूँ। दोनों तरफ कोई ये नहीं, लेकिन लोगों को एक ऐसा लगता है कालानी जी पवार साहब के छत्रछाया में हमेशा रहे, उनसे टिकट लेके आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमेशा आदमी एक बार, दो बार, तीन बार, हमेशा हमेशा अगर किसी को दबाने का कोशिश, पार्टी को दबाने का कोशिश करेगा, तो मेरे को नहीं लगता है। पवार साहब बहुत बड़े नेता है, जो भारत के एक बड़े नेता है, समझदार नेता है, दिग्गज नेता है। ये टाइम पे वो किसी दबाव में आके या किसी में प्रेशर में आके उनको टिकट देंगे, ऐसा नहीं लगता है। पिछली बार भरत गंगोत्री जी का टिकट काट के ज्योति भाभी जी को टिकट दिया गया था। ये बार भी ऐसा होगा, उनका कहना है। आप तो देखो आगे, अभी उनका कहना, ज्योति भाभी एक अलग छवि की उम्मीदवार थी। उसको शहर में उनका कालानी परिवार से अलग रह के उन्होंने उनका एक वोट बैंक बनाया था, जो कालानी को नहीं मानता था लेकिन ज्योति भाभी को मानता था। तो ज्योति भाभी और इसमें बहुत फर्क है। ज्योति भाभी सुबह 6 बजे से काम करती थी, वो 4 बजे तक सोती नहीं थी। सुबह 6 बजे से रात तक काम करने वाली औरत थी, डैशिंग औरत थी, लोगों की समस्या सुनती थी। और हाउस में उनके साथ मैंने, भले वो एमएलए थी, लेकिन हमारे हाउस में 2.5 साल थी 2012 में, तो हमने देखा है उनको नज़दीक से। तो
2014 का जो चुनाव था, 14 के चुनाव के बाद मैं 17 के चुनाव तक हमारे हाउस में वो मैडम थी आमदार बन के, और नगर सेवक भी थी। तो उनका सोच और ये सब चीज़ हमने नज़दीक से देखा है। यहाँ से कालानी परिवार भी तुतारी का टिकट मांग रहे हैं, यहाँ से आप भी कालानी तुतारी का टिकट मांग रहे हैं, और आप सुप्रिया ताई को मिल के आए। क्या लगता है, सुप्रिया ताई आपको तुतारी की राखी बांधेगी? कल के बाद से तो ऐसा लग रहा है। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को रिस्पांस दिया है। मैडम अच्छी तरह से बात भी किया, लगभग आधा घंटा हम बैठे थे। आधा घंटा में बहुत चीज़ें बात हुई, कैसा आएगी, कैसा चुनाव लड़ेंगे, कैसा राजनीति करेगी, एक तुम्हारा जो सर्वे होगा वो सर्वे में आपका नाम आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब चीज़ पे बात कल मैडम के साथ हुई। और पर्सनली मैडम ने कल हमको टाइम दिया था। मैंने 2 दिन पहले उनसे टाइम मांगा था कि मैडम मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने वो जो जन शिवरा क्या कार्यक्रम उनका चल रहा है, तो वो कार्यक्रम में मैडम थी, लेकिन मैडम ने उसके बावजूद भी मेरे को 15 अगस्त का टाइमिंग दिया। 11 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, 11:30 बजे मुझे मिली। 12 बजे तक हम लोगों ने बात किया। उसके बाद मैडम का रवैया अच्छा लगा, पॉजिटिव व्यू किया। उन्हें खुद होके बोला मेरे साथ फ़ोटो निकालो, यानी एक्टिव मूवमेंट पे मैडम थी। और मैडम ने सविस्तर बताया हमको कि अगर जब तक सर्वे नहीं आता है तब तक हम लोग किसी को भी टिकट का आश्वासन नहीं देंगे। एक बार सर्वे 22-23 तारीख के बाद आएगा, उसके बाद हम आपका जो 25 तारीख तक आपको मालूम पड़ेगा, आपको बुला है। आप उल्लासनगर में आरपीआई के जिला अध्यक्ष हो। आप और आरपीआई पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई पार्टी है। तो इस बात पर आपने रामदास अठौले जी से चर्चा की है कि मैं वहां पर जाकर टिकट मांग रहा हूँ या वहां पर कुछ सरगर्मियां कर रहा हूँ, ऐसी कुछ बातचीत हुई आपकी? मैं दिल्ली में पहली बार माननीय शरद पवार साहब से मिला था। 1 महीना लगभग होने को आया है। अधिवेशन का पहला या दूसरा दिन था, जब भी मैंने अठौले साहब से भी मिला था। पवार साहब से मिलने के बाद मैं अठौले साहब के बंगले पे भी गया था दिल्ली में। उनसे मैंने सविस्तर बात की है। लेकिन कोई भी नेता नहीं चाहता है कि अपना अच्छा कार्यकर्ता दूसरे पार्टी में चला जाए। अठौले साहब का भी थोड़ी शंका है, नहीं जाओ, बैठो, यहाँ पे अपन कुछ निर्णय लेंगे, मैं भाजपा से वो सीट छोड़ने का आग्रह करूँगा। ये सब चीज़ के लिए बारे में अठौले साहब ने मुझसे बात की है, मैंने भी उनसे बात की है। लेकिन मैंने अठौले साहब को बताया, बाबा संविधान के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में मुस्लिम, दलित समाज और जो ओबीसी समाज है वो नाराज़ है। और आपने लोकसभा में देखा है, अभी लोग नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के साथ अपन रहे। लेकिन अठौले साहब बोले ठीक है, अपना युति है। बहुत समझाने के बाद भी लेकिन साहब ने अभी तक मेरे को सिग्नल नहीं दिया। लेकिन अभी मेरी विचारधारा है, मेरी उम्र अभी जो लगभग 50 क्रॉस कर चुकी है, मेरी इच्छा है अभी कभी इलेक्शन लड़ा जाए और अच्छे ताकत से लड़ाए। ये काम करने के लिए आदमी के पास शक्ति होनी चाहिए। और 50, 55, 60 के बाद चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से अपन लोगों को न्याय दे पाए? अभी रहेंगे तो लोगों को न्याय दे पाएंगे, काम करेंगे। लोगों के जो झोपड़पट्टी की समस्या है, जो खड्डे की समस्या है, उल्लासनगर में जो अनाधिकृत बांधकाम के बारे में जो चल रहा है उसकी समस्या है। उल्लासनगर कंजेस्टेड शहर पूरे एशिया क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे इतने पॉपुलेशन है। उल्लासनगर में उनकी अनेक समस्या है, पीने की पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। उल्लासनगर शहर एक अगला शहर, अच्छा शहर बनाना है, स्वच्छ शहर बनाना है। तो ये सब देखने का अगर रवैया साफ रहेगा, काम करने की इच्छा रहेगी, तो ये इच्छा मैंने सब पवार साहब को बोल के दिखाई। माननीय अभी कल मैं मिला खासदार सुप्रिया सुले जी से, उनको भी बताई। और ये सब चीज़ पे उन्होंने बोला आपका व्यू अच्छा है। अभी हमने गोवा में देखा, बहुत बड़े बड़े यहाँ से पुल वहाँ पे, वहाँ से पुल यहाँ पे, किधर डंपिंग ग्राउंड पे जय भीम भवन बनाएगा। डंपिंग ग्राउंड जय भीम भवन बनाने के लिए है क्या? अगर आप में इतनी 40 साल आपके पास सत्ता थी तो आपने अच्छी जगह देखे गोलबाजार में जय भीम भवन बनाना चाहिए था। अब आज आप देखिए उल्लासनगर में सिंधियों के बाद अगर किसकी लोक संख्या है तो वो जय भीम वालों की है। तो जय भीम वाले डंपिंग ग्राउंड में चले जाएंगे क्या? अच्छी जगह पे नहीं जय भीम वाले का भवन बना सकते हैं। और ये सब सुविधा बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया लगेगा।
महाराष्ट्र सरकार का बजट कितना है आपको मालूम है ना। तो 1 लाख करोड़ रुपए आएगा कहाँ से। उल्लासनगर शहर इतना अच्छा है, अर्निंग दे रहा है क्या। 1 लाख करोड़ रुपए हमारे, और 40-35 साल 25-20 साल माननीय हमारे लोक नेता पप्पू कालानी जी आमदार रह चुके हैं। उसके बाद भाभी रही है 5 साल, 10 साल कुमार आइलानी रही है, 35 साल तो मैंने देखा है। फिर पहला बीजेपी थी। उसके बावजूद भी उल्लासनगर के शहर के हमारे सिंधी भाई कहाँ जा रहे हैं कल्याण रहने के लिए। आए वो कौन गोवा, कांबा, बदलापुर, वरब, कांबा तक रहने के लिए जाने के लिए तैयार है, लेकिन उल्लासनगर में रहने के लिए तैयार नहीं। इसका सबका जिम्मेदार कौन है। यहाँ की जो पॉलिटिशियन है ना वो जवाबदार है। और खास करके कालानी परिवार ने इतने सालों में 25 साल उन्होंने राजनीति की, 25 सालों में ये सब सुविधा नहीं दिखी। आज आप जाइए, मैं पत्रकार बताता हूँ, आज आप जाइए उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में, आपको जो चलने के लिए पैसेज रहता है ना, मराठी में बोलते हैं उसको वरांडा, जो पैसेज है ना चलने के लिए, वहाँ पे लोगों को गादियाँ डाल के एडमिट किया जाता है। कहाँ गए आमदार, कहाँ गए हमारे 25 साल सत्ता में रहने वाले लोग। क्या हालत है। ये सेंट्रल हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है, मुरबाड से लेके, शाहपुर से लेके, कर्जत से लेके सब यहाँ पे पेशेंट आते हैं। और उनको जो एडमिट किया जाता है, अपन कुत्ते को अच्छा खाना खिला रहे, कुत्ते को घर में डाल जगह दे रहे, लेकिन आदमी को ये वरांडे में रख रहे हैं, जहाँ पे कुत्ते बैठते, जानवर बैठते, लोग चलते बिना चप्पल कीचड़ है, वहाँ पे लोगों को एडमिट किया जाता है। आप अच्छी तरह से देखो ये शहर कहाँ पे लेके गए ये लोग। तो शहर को अच्छी सुविधा देना है, अच्छी जगह रहना है। आपने देखा हुआ सेंट्रल हॉस्पिटल का जो एरिया है, जगह है, वहाँ पे भी अतिक्रमण हुआ है। इतनी बड़ी जगह शहर के अंदर है, उसका कंपाउंड अभी तक नहीं किया गया। 25 साल में आपने कुछ किया नहीं, और आप ऐसे दिखा रहे हैं कि उल्लासनगर को, सिंगापुर तो छोड़ दिया, अभी सिंगापुर का इशू बंद हो गया। अभी क्या बना रहे, ब्रिज यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। आप मेरे को एक बात बताइए, उल्लासनगर का मुरबाड से लेके आनंद नगर का ब्रिज बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, तो ऑर्डिनेंस से। आप मेरे को एक बताइए, 1 इंच जगह ऑर्डिनेंस दे सकती है क्या। अभी ऑर्डिनेंस भी ले लिया अदानी ने। तो कहाँ है सुविधा। लोगों को झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये अभी बंद करो। ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं, प्रैक्टिकल आएगा और सामने आएगा। 2024 में लोगों को बदलाव चाहिए, और बदलाव जरूर होगा। आने वाले दिनों में उल्लासनगर में बदलाव की संभावना है। हमारे सिंधी भाई भी चाहते एक बार नॉन सिंधी आमदार बनना चाहिए, और ये तय किया लोगों ने। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। पवार साहब आए थे लोकसभा चुनाव के बारे में, उन्होंने कहा था आप महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार वैशाली दरेकर को मदद किए। कालानी ने उनका सुना नहीं, कालानी परिवार ने। और दूसरी बात, उसी दिन 5 या 10 मिनट के फर्क में सीएम साहब आए थे हॉस्पिटल का ओपनिंग के लिए। उसका स्वागत करने के लिए पूरा कालानी परिवार रोड पे था। कुछ दिनों में अजीत पवार वरफ पे एक बार नॉन सिंधी आमदार बनना चाहिए, और ये तय किया लोगों ने। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। पवार साहब आए थे लोकसभा चुनाव के बारे में, उन्होंने कहा था आप महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार वैशाली दरेकर को मदद किए। कालानी ने उनका सुना नहीं, कालानी परिवार ने। और दूसरी बात, उसी दिन 5 या 10 मिनट के फर्क में सीएम साहब आए थे हॉस्पिटल का ओपनिंग के लिए। उसका स्वागत करने के लिए पूरा कालानी परिवार रोड पे था। कुछ दिनों में अजीत पवार बर्फ में आए थे, वहाँ भी सत्कार करने पहुंचे थे कालानी परिवार। कुछ दिनों के बाद पदवीधर का चुनाव आया, हुसैन दलवाई साहब आए थे, और तभी तक लोकसभा का चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ था। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को अच्छा वोट मिला था, अच्छी सीट आई थी, तुरंत इन्होंने पलटी मार दिया, और हुसैन दलवाई ने इनके कहने के ऊपर महाविकास आघाड़ी को पदवीधर मतदार संघ में मदद करने का वादा किया। आप देखिए, जिस शरद पवार साहब ने इनको अनेक सालों से, मेरे ख्याल से 25-30 सालों से इनको टिकट दिया,
वो शरद पवार साहब का सुना नहीं, लेकिन पब्लिक ने जब ही महाविकास आघाड़ी को बहुमत दिया तभी हुसैन दलवाई वाले कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट देना चालू कर दिया। अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कांग्रेस के 27-28 साल में हमारे लाडले नेता पप्पू कालानी साहब कांग्रेस ऑफिस में गए, जो कांग्रेस को पूरी तरह कालानी ने पप्पू कालानी साहब ने खत्म किया था, वही कांग्रेस आज में 27 साल में पप्पू कालानी साहब चले गए थे। अजब न्याय, एक जगह पे हमको खत्म करना है, दूसरी जगह पे हमको जाना है। तो सोचने वाले जी अभी गठबंधन, दोस्ती का गठबंधन निभाया, इधर कांग्रेस को इतना सालों में कभी देखा नहीं, अभी राष्ट्रवादी के पवार साहब को कभी देखा नज़दीक लाया नहीं अभी, और ये सब उनका सुना नहीं। ये होने के बावजूद अगर पवार साहब इनको टिकट देंगे तो ये इनका वहम है। आने वाले दिन में इनको स्पर्धक नहीं था, आपने देखा है उल्लासनगर में इनको स्पर्धक कोई नहीं था, अभी भगवान भालेराव के रूप में उनको स्पर्धक वहाँ पे आ गया, इसीलिए इनका टिकट रुका है। टिकट किसको मिलता है वो आपको आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। और कालानी परिवार के लिए शरद पवार साहब आके भी उनके घर पे आने के बाद 50 या 60 साल में ऐसा बताया था, उनके घर पे आए थे 40 या 50 सालों में, उनका आदेश नहीं माना। उनके नज़र में शरद पवार साहब बड़े नहीं है, उनके नज़र में हुसैन दलवाई बड़े हैं। तो हमारे लिए शरद पवार साहब बड़े। हमने शरद पवार साहब से पहले जाके मिले और उनको बोला है कि मुझे टिकट दो, आपको बदलाव करना है, शहर में बदलाव होना जरूरी है, नहीं तो जो एक ही घर कि गौर गरीब लोगों के ऊपर कितना अन्याय कर रहा है वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। और एक एक अन्याय सामने आ जाएगा। ये लोग बोल रहे हमारा ये आदमी ले रहा है, वो आदमी ले रहा है, भालेराव का आदमी ले, हमारा कोई आदमी नहीं है, हमने किसको लेटर ही नहीं दिया है, ना पार्टी में किसी को उनको लेटर नहीं दिया है, तो गया तो क्या फर्क गिरता है हमको। हमारी आरपीआई पार्टी आज तक, मैं जिस पार्टी में हूँ आरपीआई पार्टी के सब मेंबर, सब लोग मेरे साथ खड़े, मैं जहां जाऊंगा वहां पे आरपीआई के लोग मेरे साथ रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।